Just see this now. Numericals on the income method. Okay. Now for this income method, first of all, just note down the formula. It is first is the compensation of employees which is calculated as wages and salaries plus employer's contribution social security scheme. Second component is mixed income of self-employed. Third is operating surplus. Components of operating surplus are rent, interest, plus royalty, and plus profit. This profit again has three components: dividend, plus corporate tax, or plus undistributed profit. This comes out as adding these three components, we get NDEFC or net domestic product at factor cost, and plus NFIA comes out as NNP at FC. Now listen this, what is this income method? In this income method, here we used to calculate the national income with the help of how the people of the country are earning. किस किस sources से लोग पैसा कमाते हैं. तो जो पहला सोर्स यहाँ पे आ रहा है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो आप सर्विसेज देते हैं, अपने फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और उनसे कैसे पैसा कमाया जाता है. फैक्टर सर्विसेज समझते हैं? व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? लैंड लेबर, यानी कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है, और क्या है साथ में वेजेस मिलती है ना. तो जो हम अपनी फैक्टर सर्विसेज दे करके मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं वो कहलाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसके फिर से दो कंपोनेंट्स है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. आपको मैंने चैप्टर वो जो था हमारा चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर समझाया था, उसमें फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर ना. तो यहाँ पर हमारे भारत में 93% इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं, 7% फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. तो जब यहाँ पर जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको वेजेस एंड सैलरीज के साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, यानी कि जितना टाइम वो काम करते हैं हर महीने उनकी सैलरी में से कुछ पोर्शन उनके प्रोविडेंट फंड में ऐड होता जाता है, और उतना ही पोर्शन जो वहाँ का एम्प्लॉयर है वो भी ऐड करता है. तो वो जब और वो जो उसका पैसा इकट्ठा होता रहता है उसका, वो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर या जब वो जॉब छोड़ेगा उस समय पर उसको दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, उसकी अननोन सेविंग्स बनती जाती हैं, क्योंकि जितना पोर्शन उसने डिडक्ट किया उतना ही उसके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया. तो ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में ये फैसिलिटी होती है. तो जो लोग फॉर्मल में काम करेंगे तो साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होगा, जो इनफॉर्मल में काम करेंगे वो क्या होगा, खाली वेजेस एंड सैलरीज होगा. तो जो कंपनसेशन एम्प्लॉयज है इन दोनों से बनता है. अगर ये आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप इसको इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे. इन केस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं है और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो वो आप नहीं ऐड करेंगे, भले ही आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी इसमें है. तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे. तो अगर एम्प्लॉयर्स का है तभी आप लेंगे वेजेस एंड सैलरीज के साथ में, एल्स आप नहीं लेंगे. कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा होगा, वो भी आपने कैलकुलेट नहीं ऐड नहीं करना है. ओनली यू हैव टू टेक COE. नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये क्या होता है, कई बार आप अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करते हैं ना, हस्बैंड्स अपने वाइफ को अपने साथ में बिजनेस में लगाते हैं लेकिन उनको सैलरी पे नहीं करते हैं ना? तो वो जो इस तरीके से अपने पैसे को बचा रहे हैं वो भी सरकार देश की इनकम में जोड़ती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर आप अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज लगा रहे हैं, आपकी लैंड अपनी है वो इस बात में यह मतलब नहीं हो रहा है. अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने बिजनेस में लगा रहे हैं
तो वो जो आप पैसा वहां से कमा रहे हैं दैट इज नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस वो पैसा होता है जो कि आपने अभी डायरेक्ट मेहनत नहीं करी है, आपने पहले से मेहनत कर रखी है, पैसे पहले से पैसा इकट्ठा कर रखा, उसका आप रिटर्न ले रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। जैसे रेंट, आपने आपका घर रेंट पे दे रखा है, लैंड रेंट पे दे रखी है, आप कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन आपकी वो इनकम आपको बिलोंग करती है, वो प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है, इसलिए आपको उसके बदले रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट कैपिटल से मिलता है, पैसा आपने ब्याज पे दे दिया, आप कुछ कर तो नहीं रहे। रॉयल्टी ना, किसी ने बुक लिखी, किसी की जमीन है लीज पे दे दिया ना, तो वहां से रॉयल्टी आती रहती है, तो वो है। और फिर है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट वो है जैसे कि डिविडेंड, ये प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड पता हुआ आपको, शेयर्स में मिलता है, ये वाला डिविडेंड है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये जो जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है, तो उनके ऊपर भी जो है सरकार उनसे टैक्सेस लेती है, या वो जो टैक्सेस पे करते हैं वो भी देश की इनकम में जोड़ा जाता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना खर्च नहीं करता, अपनी कॉन्टिजेंसीज के लिए रखता है, वो कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सब कंपोनेंट मिलकर के बन जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट के ये तीन कंपोनेंट, अगर प्रॉफिट जब हो तो इनमें आप कोई भी कंपोनेंट को ऐड नहीं करेंगे, और इस तरीके से सीओई प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ के आपके पास में आता है एनडीपीएट एफसी। यहाँ पर कोई ग्रॉस नहीं है, कोई मार्केट प्राइस नहीं है जैसे हमारा वैल्यू एडेड में था, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है और ना ही उनके ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास में सीधा आएगा एनडीपीएट एफसी, इसमें आप एनएफआई को प्लस करेंगे। एनएफआई क्या होता है, जो लोग बाहर पैसा कमाने गए हुए हैं उनकी इनकम को जोड़ना, और जो लोग बाहर से यहाँ आए हुए हैं उनकी इनकम को माइनस करना, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आपके पास में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये आपके पास में फिर आ गया एनएनपीएट एफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, क्लियर हुई बात? ये हो गया हमारा इनकम। ठीक, चलिए क्वेश्चंस करिए इसके।